दोस्तों, एक साहूकार पिता का कर्ज बेटी से मांगने के लिए आया था, लेकिन भरी पंचायत में बेटी ने जो साहूकार से कहा था वो सुनकर सभी के होश उड़ गए थे और जो साहूकार था वो एकदम से भरी पंचायत में पानी पानी हो गया था। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं रोज़ आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, उस गाँव का नाम सीतापुर है, जो कि राजस्थान के एक सूखे और दूर भरे इलाके में बसा हुआ है। दोस्तों, सीतापुर की मिट्टी पथरीली है और वहाँ पर खेती बाड़ी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। खेती बाड़ी करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। दोस्तों, इस छोटे से गांव में ना लगभग 250 परिवार रहते हैं और सभी परिवार एक दूसरे से घुल मिलकर रहते हैं। गांव के सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। खेती बाड़ी करके पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, गाँव के ज़्यादातर लोग गरीबी में जी रहे थे, लेकिन साहूकार जैसे लोग इन गरीबों की स्थिति का फायदा उठाते थे और इनसे पैसा लूटते थे। दोस्तों, राधिका के पिता का नाम मोहनलाल था और मोहनलाल भी उन गरीब किसानों में से एक थे। वो भी बहुत ज़्यादा गरीब थे। मोहनलाल एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। वो अपने छोटे से परिवार का मेहनत करके मजदूरी करके पालन पोषण करते थे और उनके परिवार में उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुमित्रा था और उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राधिका था। सुमित्रा सीधी सादी औरत थी, सीधी सादी महिला थी और घर का कामकाज करती थी। और जो उनकी बेटी थी इकलौती राधिका, उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। दोस्तों, राधिका पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, लेकिन उसके पिता के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करा सके। दोस्तों, जो राधिका है ना, वो इंटर पास कर ली थी और पास करने के बाद अपने घर के कामों में लग गई थी, अपनी माँ का हाथ बटाने लगी थी। लेकिन दोस्तों, मोहनलाल का सपना था कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी अमीर घर में करे, किसी अच्छे घर में करे, ताकि उसकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। लेकिन दोस्तों, साहूकार के कर्ज ने उनके सपने को बहुत कठिन बना दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मोहनलाल जी थे वो कुछ साल पहले अपने ही गांव के एक साहूकार से कुछ पैसा उधार लिए थे। वो पैसा बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस समय मोहनलाल के घर की स्थिति ठीक नहीं थी और हर साल खेतों की जो फसल है वो खराब हो जाया करती थी, तो उनके पास पैसा नहीं बचता था। मोहनलाल अपने परिवार का खर्च निकालने के लिए वो साहूकार से कुछ पैसा उधार लिए थे और पैसा बहुत ज़्यादा था, वो चुका नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, मोहनलाल जानते थे कि ये कर्ज उनके ऊपर एक बोझ बन जाएगा और ये बोझ बढ़ता ही जाएगा। कभी भी ये बोझ उनको चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन अपने परिवार के लिए मोहनलाल को ये कदम भी उठाना पड़ता है और धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो मोहनलाल की जो स्थिति है ना वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। और दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आता है जब मोहनलाल को भीख मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ जाता है। वो अपने गांव के लोगों से कुछ सामान मांगते थे, अनाज मांगते थे, तो अपने परिवार को खिलाते थे। लेकिन दोस्तों, इतना सब करने में जो मोहनलाल थे ना वो अपने आप से ही हार जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और लगातार टेंशन में रहने लगे थे। तभी दोस्तों, अचानक मोहनलाल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और कई दिनों से मोहनलाल जी का इलाज चल रहा था। लेकिन उनके परिवार के पास उतना पैसा नहीं था कि किसी बड़े और अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवा दिया जाए। दोस्तों, मोहनलाल जी का जो इलाज है ना उन्हीं के गांव का एक डॉक्टर था वही कर रहा था, लेकिन वहाँ से उनका इलाज सही से नहीं हो पाता है और वहाँ से जो दवाइयाँ वो खाते थे वो फ़ायदा नहीं हो पाता है और कुछ दिन के अंदर मोहनलाल जी अपनी बीमारी की वजह से अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मोहनलाल की मृत्यु के बाद राधिका और उसकी माँ पूरी तरीके से अकेले पड़ गई थी, क्योंकि परिवार के ऊपर पहले से ही साहूकार का कर्ज था और जब मोहनलाल जी की मृत्यु हो जाती है तो वो कर्ज और भी ज़्यादा लगने लगता है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि घर का कमाने वाला सदस्य गुजर जाएगा और वही कर्ज चुकाने वाला इंसान होगा वही गुजर जाएगा, तो घर की औरतें वो कर्ज कहाँ से चुकाएंगी। इसीलिए उसकी पत्नी सोच सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। दोस्तों, राधिका की माँ रोते हुए राधिका से कहती है कि बेटी देखो, अब हम दोनों को मिलकर ही इस घर को संभालना पड़ेगा। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताजी अपने जीवन में बहुत मेहनत किए थे, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी हम दोनों के कंधे पर आ चुकी है। तब दोस्तों, राधिका कहती है कि माँ देखो, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अब दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और मोहनलाल जी को मरे हुए जब 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, तभी दोस्तों एक दिन साहूकार, जिसका नाम श्याम लाल होता है, वो पहली बार मोहनलाल जी के घर पर आया था और घर पर आते ही वो धमकी देने लगा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो श्याम लाल साहूकार था वो गांव का सबसे धनी और अमीर आदमी था। उसकी चालाकी और उसके लालच की जो किस्से थे ना वो पूरे गांव में मशहूर थे। गांव के सभी लोग जानते थे कि साहूकार कितने ज़्यादा पैसे का लालची इंसान है। दोस्तों, वो साहूकार हमेशा गरीब किसानों को कर्ज देता था
और उनसे 2 गुना 3 गुना पैसा वसूलता था और यही उसका पैसा कमाने का धंधा था। साहूकार राधिका के घर पर जाता है और राधिका की माँ से कहता है कि देखो, अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। तुम्हारे पति हमारे कर्ज नहीं चुका पाया था, लेकिन अब तुम लोग को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। अब दोस्तों सुमित्रा इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों सुमित्रा रोते हुए उसके पैरों में साहूकार के गिर जाती है और कहती है कि श्यामलाल जी, हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आप तो जानते ही हैं कि हमारे पति की मौत हो गई है और उनके जाने के बाद हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हमारे घर में मैं हूं और मेरी एक छोटी सी बेटी है। भला वो पैसा कहां से लाकर देगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साहूकार के मन में ना लालच भरा हुआ था। साहूकार सुमित्रा से कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हारा घर है। अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाओगी तो मुझे मजबूरी में तुम्हारा जमीन और तुम्हारा घर लेना पड़ जाएगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सुमित्रा जो है ना उसके पैरों में गिरी हुई थी और फूट फूट कर रोने लगती है। और जो राधिका थी ना वो घर के अंदर से साहूकार की सारी बातें सुन रही थी। तभी दोस्तों राधिका घर के दरवाजे पर आती है और हिम्मत जुटाकर साहूकार से कहती है कि देखिए अंकल जी, हम लोग कर्ज आपका जरूर चुकाएंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वक्त चाहिए। तब दोस्तों साहूकार हंसते हुए बोलता है, जवाब देता है कि देखो, मैंने तुम्हारे पिताजी को बहुत वक्त दिया था और इतना वक्त देने के बाद भी वो मेरा पैसा नहीं चुका पाए थे, इसीलिए मैं तुम लोग को ज़्यादा समय नहीं दूंगा। अगर 1 महीने के अंदर तुम लोग कर्ज का पैसा नहीं दोगे तो मजबूरी में मुझे तुम्हारी ज़मीन और तुम्हारा घर अपने नाम करवाना पड़ जाएगा। अब दोस्तों साहूकार इस बात को इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर राधिका और उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार हम लोग इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे और कहाँ से कर्ज चुकाएंगे। दोस्तों साहूकार की धमकी से ना राधिका उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तभी दोस्तों राधिका अपनी माँ को लेकर अपने गांव के सरपंच जी के पास जाती है और वहाँ पर जाती है तो दोस्तों जो सरपंच जी थे ना वो बहुत सम्मानित इंसान थे। वो अपने गांव के लोगों की बहुत मदद करते थे और वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। प्रधान जी राधिका और उसकी माँ की पूरी बात सुनते हैं और फिर पंचायत बैठाने का फैसला करते हैं। प्रधान जी साहूकार को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पता चला है कि आप हमारे गांव में आए थे और सुमित्रा को आप धमकी भी दिए हैं, उससे पैसा मांग रहे थे। आप उन लोगों को धमकी दिए हैं कि अगर तुम लोग पैसा नहीं चुकाओगी तो उनका ज़मीन और उनका घर अपने नाम करवा लेंगे। ये तो बहुत गलत बात है। आप एक काम करिए, कल हमारे गांव में पंचायत बैठेगी, आपको वहां पर आना है और हम सभी लोग मिलकर इसका समाधान निकालेंगे कि हमें क्या करना है और आपको कितना पैसा देना है, कितना पैसा चुकता हो गया है। ये सारी बातें बैठकर हम लोग वहां पर बात करेंगे। तब दोस्तों साहूकार कहता है कि ठीक है, मैं कल समय से आ जाऊंगा। अब दोस्तों इस तरीके से अगले दिन गांव के बीचों बीच एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठ जाती है और गाँव के सभी लोग वहाँ पर आते हैं और राधिका उसकी माँ भी वहाँ पर आती है। लेकिन राधिका उसकी माँ के चेहरे पर चिंता जो थी ना वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। और दोस्तों सभी लोग बैठकर वहाँ पर साहूकार का इंतजार कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद साहूकार भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलते हुए वहाँ पंचायत के सामने आ जाता है और फिर प्रधान जी के बगल में एक कुर्सी लगी हुई थी, उसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों साहूकार को पूरा यकीन था कि पंचायत में जो भी फैसला होगा उसके कहने पर ही होगा और सभी लोग उसकी बातों को मानेंगे, क्योंकि उस गांव में साहूकार का बहुत दबदबा था और गांव के सभी लोग साहूकार से डरते थे। तभी दोस्तों गांव के प्रधान जी गांव के सभी लोग से कहते हैं कि देखिए, आज हम लोग एक गंभीर मुद्दे पर यहाँ बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोग तो जानते हैं कि हमारे गांव के रहने वाले मोहनलाल जी मर चुके हैं और इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने साहूकार से कुछ पैसा उधार लिया था और वो पैसा अभी तक नहीं चुका पाए हैं। और मोहनलाल का कोई बेटा भी नहीं है जो काम काज करके साहूकार का पैसा या फिर उसका कर्ज चुका सके। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या आप लोग के पास इन सभी चीज़ों का कोई समाधान है? तब दोस्तों साहूकार प्रधान जी से कहता है कि प्रधान जी देखिए, मैंने मोहनलाल को बहुत समय दिया था कि पैसा मुझे चुका दो और मैं कभी भी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला था, लेकिन समय देने के बावजूद भी वो मुझे पैसा नहीं दिया था। लेकिन अब वो समय आ गया है कि मोहनलाल का परिवार मेरा कर्ज चुकाए, नहीं तो मजबूरी में मुझे उनका ज़मीन और उनका घर मुझे लेना पड़ जाएगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर पंचायत में जितने भी लोग बैठे हुए थे ना वो सभी लोग बहुत चिंता में पड़ गए थे और सभी लोग राधिका और उसकी माँ की तरफ देखने लगे थे, उन दोनों का चेहरा देखने लगे थे। इधर दोस्तों राधिका जो थी और उसकी जो माँ थी, इन लोगों को भी अपनी ज़मीन और अपनी जो घर थी उसको खोने का डर सताने लगता है। दोस्तों राधिका उस पंचायत में बैठी हुई थी और बैठकर सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। तभी राधिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और पंचायत के सामने बोलना शुरू कर देती है। राधिका पंचायत के सामने कहती है कि देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरे पिताजी श्यामलाल से कर्ज लिए थे, लेकिन जिस वक्त मेरे पिताजी कर्ज लिए थे उस वक्त कर्ज लेने के समय क्या शर्त रखी गई थी
और अभी तक मेरे पिताजी कितना पैसा चुकता कर दिए हैं, इस मुद्दे पर भी इस पंचायत में बात होनी चाहिए। अब दोस्तों साहूकार इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और साहूकार सोचता है कि राधिका जैसी छोटी सी लड़की हमारे सामने ऐसा सवाल कैसे कर सकती है। इस बात को सुनकर साहूकार कभी सोचा ही नहीं था कि उस पंचायत में ऐसा सवाल उससे पूछा जाएगा, इस तरीके का सवाल उससे किया जाएगा। तभी दोस्तों राधिका कहती है कि श्यामलाल जी, आपके पास कोई लिखित प्रमाण पत्र है कि आपने मेरे पिताजी को कितना कर्ज दिया था और मेरे पिताजी आपको कितना पैसा चुका दिए हैं? क्योंकि जब से मेरा होश हुआ है, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, तब से मैं देखती आ रही हूँ कि मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं, जो फसल काटते हैं उसको बेचकर वो सारा पैसा कर्ज का चुका देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सर के ऊपर कर्ज बढ़ता ही जाता है, वो कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। मुझे ये जानना है कि आप मेरे पिताजी को कितना पैसा दिए थे और कितने ब्याज पर पैसा दिए थे। ये सारी जानकारी मुझे अभी के अभी इस पंचायत के सामने बताइए। अब दोस्तों राधिका की इस बात को सुनकर गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे ना, वो एकदम से चुप हो जाते हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि बात तो सही है, हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि मोहनलाल जी कितना पैसा लिए थे और कितने ब्याज पर पैसा लिया गया था। लेकिन जब गांव के प्रधान जी साहूकार से इन सभी प्रश्नों का जवाब पूछने लगते हैं तो दोस्तों साहूकार के पास कुछ ठोस सबूत नहीं था कि वो कितना पैसा मोहनलाल जी को दिया है और कितने ब्याज पर उस समय दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो साहूकार था ना, वो बहुत लालची था और बहुत चालाक था। वो किसी को पैसा देता था तो कभी भी कागजी कार्रवाई करके पैसा नहीं देता था और अपने मन मुताबिक उसको जो भी पैसा मांगना होता था वो बढ़ाकर पैसा वसूलता था। और जब लोग उसको पैसा देने से मना करते थे तो वो अपने लोगों के बलबूते गरीब लोगों को डराता था, धमकाता था और उनसे दोगुना तीन गुना पैसा वसूलता था। अगर गरीब किसान लोग उसका पैसा नहीं देते थे तो जो साहूकार था उनका जमीन और उनका घर अपने नाम करवा लेता था। इस तरीके का वो धंधा करता था और इसीलिए वो कभी किसी को पैसा उधार देता था तो कभी लिखित पर नहीं देता था। अब दोस्तों यही वजह था कि साहूकार पंचायत के सामने किसी भी हिसाब किताब का कोई कागज पेश नहीं कर पाता है और साहूकार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दोस्तों साहूकार राधिका से कहता है कि देखो तुम अभी बच्ची हो, तुम लड़की हो, तुम इन सब बातों को नहीं समझ पाओगी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सही बात है, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बहुत बड़ी रकम ली थी। तब दोस्तों राधिका शांति से जवाब देते हुए कहती है कि देखिए मैं लड़की जरूर हूँ, लेकिन ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने परिवार की संपत्ति की रक्षा करूँ। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप पंचायत के सामने सबूत पेश करिए कि मेरे पिताजी आपसे कितना कर्ज लिए थे और कितना पैसा वो चुकाए थे और कितने ब्याज पर वो पैसा लिए थे। मुझे तो बस यही जानना है। दोस्तों राधिका के इस बात को सुनकर गांव के पंचायत में जितने भी लोग बैठे हुए थे, ये सभी लोग राधिका की बातों से प्रभावित हो चुके थे और गांव के प्रधान जी भी राधिका के सवालों से सहमत थे। तभी दोस्तों प्रधान जी साहूकार से कहते हैं कि देखो श्यामलाल, अगर तुम वाकई में अपने कर्ज का पैसा वसूलना चाहते हो तो कोई ठोस सबूत तुमको पंचायत के सामने दिखाना पड़ेगा, कोई प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा ताकि हम लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सके। और जब तक तुम सबूत लेकर नहीं आओगे तब तक तुमको कर्ज का पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर साहूकार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि साहूकार हमेशा से गरीब लोगों को डराया था, धमकाया था, लेकिन जब वहां पर उसकी बेइज्जती हो रही थी तो दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन इस बार उसकी जो चालाकी है ना, वो काम वहां पर नहीं आ रही थी। गांव के लोग राधिका की बातों से सहमत हो चुके थे और उसकी बातों में सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों उस पंचायत में ये निर्णय निकल कर सामने आता है कि जब तक साहूकार कोई ठोस सबूत पेश नहीं करेगा, ठोस सबूत नहीं दिखाएगा, तब तक वो राधिका की मां से या फिर राधिका से पैसा नहीं मांगेगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर साहूकार एकदम से हिल जाता है, लेकिन वहां पर पंचायत जब खत्म हो जाती है तब राधिका और उसकी मां रात चैन की सांस लेती हैं। लेकिन दोस्तों राधिका के साहस ने न केवल उसके परिवार को वहां से बचाया था साहूकार से, बल्कि पूरे गांव के लोगों को साहूकार से बचाया था। क्योंकि दोस्तों साहूकार उस गांव के लोगों को थोड़ा बहुत पैसा उधार दिया था और वो लोग जब उनसे पैसा मांगता था तो थोड़ा बहुत पैसा नहीं मांगता था, बल्कि दोगुना तीन गुना बढ़ाकर मांगता था। और जब गांव वालों के सामने उसका पोल खुल गया था तो गांव के सभी लोग उस साहूकार का विरोध करने लगे थे। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो गांव के सभी लोग राधिका का बहुत मान सम्मान करने लगे थे, उसकी बहुत इज्जत करने लगे थे, क्योंकि गांव के लोग जानते थे कि ये लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है। अगर हमारे गांव के किसी भी लोग को कोई संकट आएगी, संकट पड़ेगी, तो ये लड़की हमारे साथ खड़ी होकर हमारा साथ देगी। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जो राधिका है वो भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने गाँव के छोटे मोटे बच्चों को पढ़ाने लगती है और वहाँ से उसको पैसा वैसा मिलने लगता है, तो अपनी ज़िंदगी भी हंसी खुशी अपनी माँ के साथ गुजारने लगती है। और दोस्तों उस दिन के बाद साहूकार कभी भी उससे
उससे पैसा मांगने के लिए उसके घर पर नहीं आया था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पास कोई सबूत है नहीं। अगर मैं ज़्यादा दबाव बनाऊंगा तो ये लोग पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस जब मेरे पास आएगी तो मैं भी फंसूंगा और ये सब लोग भी फंसेंगे, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। और दोस्तों यही सब सोचकर साहूकार दोबारा कभी पैसा मांगने के लिए वहाँ पर नहीं आता है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी एक प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।